जय हिंद दोस्तों। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है धात्विक चमक। प्रश्न नंबर 2, धातुओं को किस गुणधर्म की वजह से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है? उत्तर है आघातवर्ध्यता। प्रश्न नंबर 3, सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं कौन सी हैं? तो उत्तर है सोना और चांदी। प्रश्न नंबर 4, धातुओं को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तर है तन्यता। प्रश्न नंबर 5, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? उत्तर है सोना। प्रश्न 6, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो उत्तर है 2 किलोमीटर लंबा। प्रश्न 7, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं या कुचालक? उत्तर है सुचालक। तो लगभग सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। प्रश्न नंबर 8, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं? उत्तर है सिल्वर तथा कॉपर यानी चांदी और तांबा। प्रश्न 9, क्या धातु लेड और मरकरी ऊष्मा के सुचालक हैं? उत्तर है नहीं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्रश्न 10, बिजली वाली तार पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? उत्तर है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। तो जो घरों में बिजली वाली तार होती है उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। प्रश्न 11, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है धावनिक या फिर सोनोरस। प्रश्न 12 है, कौन सी अधातु है जो द्रव होती है यानी लिक्विड होती है? उत्तर है ब्रोमीन। तो दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। प्रश्न 13, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मरकरी या फिर पारा। प्रश्न 14, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और हथेली पर रखने पर यह पिघलने लगती है? तो इसका उत्तर है गैलियम और सीजियम। प्रश्न 15, कौन सा अधातु चमकीला होता है यानी कौन सा नॉन मेटल चमकीला होता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन। प्रश्न 16, कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन के अपरूप। प्रश्न 17, कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो इसका उत्तर है हीरा और ग्रेफाइट। तो दोस्तों कार्बन के 2 अपरूप हैं यानी कार्बन 2 रूपों में पृथ्वी पर पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट, जिनमें से हीरा एक ऐसा अपरूप है जो बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। प्रश्न 18, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो अपरूप है वो विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न 19, चाकू से काटी जा सकने वाली क्षारीय धातुएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। प्रश्न 20, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर है अम्ल। प्रश्न 21, धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर है क्षार। प्रश्न 22, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? तो इसका उत्तर है धातु ऑक्साइड। प्रश्न 23, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर है काला। प्रश्न 24, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है क्षारकीय। प्रश्न 25, वे कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय या क्षारकीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। प्रश्न 26 है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उभयधर्मी ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हैं वो ही उभयधर्मी ऑक्साइड भी है। तो प्रश्न नंबर 27, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है? इसका उत्तर है पोटेशियम तथा सोडियम। तो दोस्तों पोटेशियम और सोडियम इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि अगर इनको खुले में रखेंगे तो हवा से ऑक्सीजन लेकर अभिक्रिया करके ये खुद जलने लगती हैं। इसी वजह से इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 28,
सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर किसकी परत चढ़ जाती है? तो इसका उत्तर है ऑक्साइड की। प्रश्न 29, ऑक्साइड की परत धातुओं को किससे सुरक्षित रखती है? तो इसका उत्तर है पुनः ऑक्सीकरण से। प्रश्न 30, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका उत्तर है सिल्वर एवं गोल्ड यानी चांदी और सोना। प्रश्न 31, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग। प्रश्न 32 है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या क्या उत्पन्न करती हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, धातु के साथ जब भी जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। जल और धातु के बीच में ये एरो का निशान आएगा जो हमें दिखाएगा कि अभिक्रिया किस तरफ हुई है। और जब धातु ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। तो जल और धातु के बीच में यहाँ भी एक एरो का निशान लगा लीजिएगा। इससे भी हमें अभिक्रिया होने की दिशा का पता चलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 33, पोटेशियम एवं सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके कैसी अभिक्रिया करती हैं? तो उत्तर है अत्यंत तेज तथा ऊष्मक्षेपी। देखिए दोस्तों, जब भी हम पोटेशियम एवं सोडियम के ऊपर ठंडा जल डालते हैं तो उससे बहुत तेज और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी का मतलब है उसमें से ऊष्मा निकलती है यानी आग पकड़ लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 34, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती है? तो इसका आंसर है संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब भी धातु के ऊपर या धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें भी तनु अम्ल और लवण के बीच में एक एरो का निशान आएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 35, किस अम्ल के साथ अभिक्रिया के बाद धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। प्रश्न 36, एक्वरिजिया किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण, जो 3:1 के अनुपात में लिया जाता है दोस्तों। प्रश्न 37, गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में कौन समर्थ होता है? इसका आंसर है एक्वरेजिया। और एक्वरेजिया दो अम्लों के मिश्रण से बनता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इनके मिश्रण से गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाया जा सकता है, जबकि अकेले कोई से भी अम्ल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। चलिए प्रश्न नंबर 38, वह कौन सी सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका उत्तर है सक्रियता श्रेणी। प्रश्न 39, आयनिक यौगिकों का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक कैसा होता है? तो इसका उत्तर है बहुत अधिक होता है। प्रश्न 40, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या फिर ठोस अवस्था में? तो दोस्तों इसका उत्तर है जलीय विलयन या फिर गलित अवस्था में। तो आयनिक यौगिक जब भी जलीय विलयन के रूप में होंगे केवल तभी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ना कि ठोस अवस्था में। प्रश्न 41, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर है मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण के कारण, या क्या बोल सकते हैं मजबूत अंतर आयनिक बल के कारण। प्रश्न 42, पृथ्वी पर धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की भूपर्पटी। जो पृथ्वी की ऊपर वाली परत होती है दोस्तों उसको बोलते हैं भूपर्पटी, और उसी में लगभग सभी धातुएं पाई जाती हैं। प्रश्न 43, सोडियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है उसको बोलते हैं साधारण नमक NaCl। तो ये मिलते हैं हमें समुद्री जल से। प्रश्न 44 है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को
क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है खनिज। प्रश्न 45 है, कुछ खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, उन खनिजों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अयस्क। प्रश्न 46 है, वे कौन सी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तथा तांबा। तो प्रश्न 47 है, कॉपर तथा सिल्वर किस अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है अपने सल्फाइड तथा ऑक्साइड के अयस्क के रूप में। प्रश्न 48 है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ये जो धातुएं होती हैं ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ रखी जाती हैं और ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जिस कारण ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। तो प्रश्न 49 है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है गैंग। प्रश्न 50 है, सिनाबार यानी HGS किसका अयस्क है? इसका उत्तर है पारद यानी पारा। प्रश्न 51 है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को अयस्क से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है केवल गर्म करके। देखिए दोस्तों, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको केवल गर्म करके ही हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 52 है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो प्रश्न नंबर 53 है, कार्बोनेट अयस्क का सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। तो प्रश्न 52 और 53 को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न 52 में हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि प्रश्न 53 में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा रहा है। तो प्रश्न 54 है, धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना कैसा प्रक्रम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अपचयन प्रक्रम। प्रश्न 55 है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है थर्मिट अभिक्रिया। प्रश्न 56, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? इसका उत्तर है विद्युत अपघटन। प्रश्न 57 है, विद्युत अपघटन विधि में एनोड किसको बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है अशुद्ध धातु को। प्रश्न 58 है, विद्युत अपघटन विधि में कैथोड किसको बनाया जाता है? उत्तर है शुद्ध धातु की पतली परत को। प्रश्न 59 है, विद्युत अपघटन विधि में अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर चली जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है एनोड पंख। देखिए, जो विद्युत अपघटन विधि होती है उसमें एक एनोड बनाया जाता है और एनोड के नीचे अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं, उनको एनोड पंख बोला जाता है। चलिए प्रश्न 60, खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों हो जाती हैं? इसका उत्तर है सिल्वर की सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। यानी कि जो सिल्वर यानी चांदी होती है हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और जो काले रंग की होती है उसी वजह से हमें चांदी की वस्तुएं काले रंग की दिखाई देने लगती हैं। प्रश्न 61 है, तांबा के ऊपर हरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है तथा हरे पदार्थ का नाम क्या है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण तांबे के ऊपर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और हरे पदार्थ को हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। प्रश्न 62 है, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जंग यानी रस्ट। आप लोग इसको जानते ही होंगे। जब भी चमकीली लोहे की सतह खुले आर्द्र वायु में रखी जाती है तो थोड़े दिन में क्या होता है, उस पर एक भूरे लाल रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को हम जंग या रस्ट बोलते हैं। प्रश्न 63 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या सदलेपन द्वारा, या क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण, या मिश्र धातु बनाकर। तो प्रश्न 64 है, लोहे व इस्पात के ऊपर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है?
तो दोस्तों इसको बोलते हैं यशद लेपन। प्रश्न 65 है, धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है मिश्रात्वन। प्रश्न 66 है, शुद्ध अवस्था में लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर है अत्यंत नरम होने के कारण। तो दोस्तों शुद्ध अवस्था में जो लोहा होता है वो अत्यंत नरम होता है और भंगुर होता है, जिसकी वजह से हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते। प्रश्न 67, शुद्ध लोहे को कठोर तथा प्रबल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है कार्बन, जो लगभग 0.05% की मात्रा में मिलाने पर लोहे को प्रबल व कठोर बना देता है। प्रश्न 68 है, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? देखिए जो स्टेनलेस इस्पात होता है उसके ऊपर जंग नहीं लगता दोस्तों, और वो किस वजह से होता है? निकेल व क्रोमियम को मिलाने के कारण। प्रश्न 69 है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मिश्रातु। इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये मिश्रातु है न कि मिश्र धातु। तो प्रश्न 70 है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना उपयोग होता है? उत्तर है 22 कैरेट सोना और 2 भाग तांबा या चांदी। जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। तो हम शुद्ध सोने को आभूषणों को बनाने में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वह भी नरम और भंगुर होता है। सोने को मजबूत बनाने के लिए उसमें 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। तो प्रश्न 71 है, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को क्या कहते हैं? पारद यानी पारा। तो इसका उत्तर है अमलगम। तो कोई भी मिश्रातु जिसमें एक धातु पारा है और दूसरी कोई अन्य धातु है तो उससे जो मिलकर मिश्रातु बनेगी उसको बोलेंगे अमलगम। प्रश्न 72 है, शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है अपेक्षाकृत कम। तो जो शुद्ध धातु की विद्युत चालकता होती है और गलनांक होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं। प्रश्न 73 है, पीतल किसकी मिश्रातु है? इसका उत्तर है तांबा और जस्ता यानी जिंक। प्रश्न 74 है, कांसा जो कि विद्युत का कुचालक है किसकी मिश्रातु है? इसका उत्तर है तांबा और टीन। देखिए दोस्तों जो कांसा होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता, यानी कि वह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि तांबा जो विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है उससे बिजली की तारें बनाई जाती हैं। प्रश्न 75, सोल्डर यानी कि बहुत कम गलनांक होता है सोल्डर का और इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। तो सोल्डर किसकी मिश्रातु है? इसका उत्तर है सीसा और टीन। तो दोस्तों हमने तीसरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइए कि जो हमने NCERT साइंस 1 लाइनर सीरीज स्टार्ट की है वो आपको कैसी लग रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।